हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस रविवार को मेरे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप इसके माध्यम से प्रैक्टिस सेट करवाया गया था एक। ठीक है, तो इसमें देखो 50 प्रश्न मैं आपको सॉल्यूशन करवा चुका हूं। अब अगले 50 प्रश्न मैं आज इसमें बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो जो पिछला मेरे द्वारा क्लास दिया गया था उसमें एक बच्चे का कमेंट आ रहा कि जो क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि हल्दी का जो तत्सम है वो हरिद्रा नहीं होता है। ठीक है, तो हरिद्रा ही बुक में दिया गया है। ठीक है, पृथ्वीनाथ पांडे और जो हरदेव बहारी दोनों में हरिद्रा ही दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं रखना है। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या 51 है। 85 प्लस 25 बराबर 50। ठीक है, ये 85 प्लस 25 बराबर 50, 97 प्लस 65 बराबर 93 और 72 प्लस 94 बराबर यहाँ पर आपको पूछा गया कि इसका क्या होगा। देखो इस तरह के प्रश्नों में आपको कोई ना कोई लॉजिक ढूंढना पड़ता है। ठीक है, जैसे इसमें देखो जो लॉजिक बन रहा है 8 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 5। ठीक है, ये देखो 8 5 और 2 5। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा। देखो ये कितना हो गया, 8 पंचे 40 हो गया ये, और ये प्लस 10 हो गया, तो बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, पहला तो सही हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं, देखो 97 प्लस 65, 9 गुणा 7 प्लस 6 गुणा 5, तो देखो कितना हो रहा है, ये 63 हो गया और ये 30 मतलब 93 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है ये भी। तो ये दोनों तो फिट बैठ रहे हैं इसमें। ठीक है, अब तीसरा देखो 7 गुणा 2 प्लस 9 गुणा 4, देखो 7 दूना 14 और 9 चौको 36 बराबर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 50, यानी कि विकल्प डी इसका क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न लगातार पेपरों में आते हैं, तो आपने गलत नहीं करना, उसको समझना है आपने वो किस तरह से आखिर कर रखा है। ठीक है, अगला देखो कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड है। 1024 किलोबाइट बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 मेगाबाइट के, या फिर 1024 बाइट के, या फिर 1 गीगाबाइट के, या फिर 10 बिट के। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, 1 मेगाबाइट। ठीक है, 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है। ठीक है, 1024 एमबी यदि पूछा जाए तो कितना होता है, 1 जीबी के बराबर होता है। ठीक है, और 1024 जीबी कितना होता है, 1 टीबी के बराबर। ठीक है, और 1024 बाइट से 1 किलोबाइट होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ये कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड होता है। ठीक है, किलोबाइट बाइट, तो ये कंप्यूटर मेमोरी से इसका संबंध होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, तांदी नृत्य का प्रचलन है। तो आपसे पूछा गया है कि किस समाज में तांदी नृत्य का प्रचलन है। तो इसमें किस में है, देखो जौनसारी समाज में है, या फिर थारू समाज में, या फिर कुमाऊं क्षेत्र में, या फिर भोटिया समाज में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जौनसारी समाज। ठीक है, तांदी नृत्य जौनसारी समाज से संबंधित नृत्य है। यदि आप अन्य नृत्यों की चर्चा करें, देखो हारुल एक महत्वपूर्ण नृत्य। ठीक है, हारुल नृत्य है। पौणाई, ठीक है, एक महत्वपूर्ण नृत्य है पौणाई नृत्य, हारुल नृत्य, ये सब किससे संबंधित है, जौनसारी समाज से। ठीक है, अन्य देखो रणारत, ठीक है, रणारत है, झीला है, ठीक है, छोड़ो है, झीला, ठीक है, ये भी सब इनके नृत्य हैं, ध्यान रखिएगा। ड़ैनता, ठीक है, ड़ैनता, ठुमकिया भी इनका नृत्य। ठीक है, ठुमकिया, अंडे कंडे, ये भी इनका नृत्य, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंडे कंडे। ठीक है, ये सब आपने ध्यान रखने, ये सारे क्या हैं, जौनसारी समाज के नृत्य। तो इनमें एक तांदी और एक हारुल, दो महत्वपूर्ण नृत्य हैं जो आपसे पूछा जाएंगे। ठीक है, अगला देखो, ऑपरेशन मुक्ति अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तराखंड राज्य तथा केंद्र सरकार की संयुक्त योजना है। ठीक है, तो ये तो नहीं है, देखो ये केवल उत्तराखंड राज्य की योजना है, तो इसलिए उत्तराखंड और केंद्र के मतलब पहला कथन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो दो और कथन देखते हैं इसके। इसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम करना तथा भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को शिक्षा हेतु प्रेरित करना है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। और तीसरा क्या है, इसकी थीम भिक्षा नहीं शिक्षा दें रखी गई है। ठीक है, ये भी सही है। तो इस प्रकार देखो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, कथन 1 गलत है। ठीक है, विकल्प बी इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कथन 1 क्या है, गलत है, बाकी दोनों सही है। देखो कब से कब तक ये लगा था, 1 अगस्त से 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर तक ये प्रभावी रहा था, ये भी आपने ध्यान रखना है। 2 महीने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा इसको चलाया गया था। ठीक है, भिक्षावृत्ति के विरुद्ध है, तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि ऑपरेशन मुक्ति अभियान का संबंध किससे है, और आपको ऑप्शन दे देगा तो कि नशा मुक्ति भी दे देगा, तो हो सकता है क्योंकि वो ज़्यादा चर्चा में रहता है, इसलिए नशा आप लोग सभी नशा मुक्ति से रिलेटेड कर सकते हैं, लेकिन किससे संबंध है, भिक्षावृत्ति से संबंध है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है
किस चंदवंशी शासक के काल को चंदवंश का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो चंदवंश का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या है? जगत चंद। ठीक है, जगत चंद जो कि बाज बहादुर चंद के पश्चात शासक बना था और देवी चंद से पहले शासक बना था। ठीक है, इसके द्वारा गढ़वाल के शासक फतेह शाह को हराया गया था और श्रीनगर पर अधिकार किया गया था 1715 में। ठीक है, जुए पर इसने कर लगाया था। तो ध्यान रखिएगा, जगत चंद को चंदवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म आपने इसमें देखना कौन सा युग्म इसमें गलत है। सतोपंथ है, सतोपंथ की 7084 मीटर, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, कामेत की 7756, ये भी सही है। पंचाचूली 6904, ये भी सही है। तो चौखंबा, ठीक है, चौखंबा की हाइट कितनी है? 7138। ठीक है, 7138 मीटर। जो कुछ ऊपर ऊपर के आपको है ना, कम से कम 10 चोटियां, इनकी आपने ऊंचाई ध्यान रखिएगा, इनकी ऊंचाई याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऊपर की 10 में ही क्वेश्चन बनता है लगातार। और एक प्रश्न चोटियों की ऊंचाई से हर पेपर में आता है। आप पुलिस के पेपर में देखो, आप पटवारी के पेपर में देखो, या फिर दोबारा पटवारी हुआ उसमें देखो, हर पेपर में कहीं ना कहीं चोटी से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। क्योंकि देखो उत्तराखंड में प्रश्न ही क्या है यार, और इतने सारे, मतलब छोटा सा उत्तराखंड है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, करंट अफेयर्स यहाँ का कुछ है नहीं, ज़्यादा सटीक रहता नहीं है। तो पूछी वही चीज़ें आती हैं जो लगातार रिपीट होती हैं। ठीक है, तो चोटियाँ देखो लगातार पूछी जा रही हैं, तो इस बार भी आप ध्यान रखिएगा, चोटी आने की पूरी संभावना है। तो टॉप 10 चोटियों की ऊंचाई तो आपने ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है, तो चौखंबा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7138 मीटर। देखो सतोपंथ चमोली में, कामेत चमोली, चौखंबा भी चमोली, और पंचाचूली कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, पंचाचूली पिथौरागढ़ में, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है प्रश्न संख्या 57 है। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस मेले को राज्य के पर्यटन मंत्री द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया? एक महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको आप लोग। इसका सही आंसर है दुधियाड़ी मेला। ठीक है, दुधियाड़ी मेला जो कि कहाँ लगता है? टिहरी में लगता है। ठीक है, टिहरी में लगता है, कुंभ की तर्ज पर लगता है, ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, कुंभ की तर्ज पर लगता है, यानी कि 12 वर्ष में इसका आयोजन होता है। ठीक है, 12 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है, ये 12 साल के लिए महत्वपूर्ण हो गया समझो। ठीक है, क्योंकि इस बार लगा है दिसंबर में, इस बार इसका आयोजन हुआ था। अब सीधा ये जब लगेगा वो लगेगा देखो 2034 में। ठीक है, 2034 में लगेगा, तो इस बार इसका आयोजन हुआ है दुधियाड़ी मेला, जो कि 12 वर्ष में आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में रश्मि आगे से 10वें तथा पीछे से 15वें स्थान पर है। एक पंक्ति में रश्मि आगे से 10वें तथा पीछे से 15वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, उस पंक्ति में आपको बताना है कि कुल कितने सदस्य हैं। तो आगे से 10वें मतलब पहले क्या हो जाएंगे इससे? 9। ठीक है, और यदि पीछे से, ये इसका क्या है? 10वां स्थान। ठीक है, ये रश्मि है, 10वें नंबर पर रश्मि, तो पीछे कितने हैं ये हमें ज्ञात करना है। लेकिन यदि पीछे से देखें तो पीछे से इसका 15वां स्थान है, यानी कि रश्मि क्या है? पीछे से 15वें नंबर, तो पीछे इसके क्या हो जाएंगे? 14 और हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 और 1 15। ठीक है, 15 और 9 कितना हो जाएगा? देखो ये 9 हम पहले जोड़ेंगे। ठीक है, आगे से 10वें स्थान पर 9, ये 10वीं रश्मि हो गई और पीछे से 15वीं रश्मि हो गई। ठीक है, और पीछे कितने इसके? अब 14 से इस बचे, तो कितने हो जाएंगे? देखो 10, ये 1 होगा। ठीक है, 1, 9 और 1 10, 14 और 10 24। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। तो इस प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 58 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 24वें नंबर पर है। ठीक है, उसका स्थान उस पंक्ति में। अच्छा, कुल कितने हैं ये बताने। ठीक है, तो कुल कितने हैं? 24 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? ठीक है, कैलोरी, केल्विन, जूल या फिर एम्पियर। ठीक है, तो इसमें किस में मापा जाता है? देखो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में। ठीक है, कैलोरी में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, एक पार्टी में कुल 15 लोग शामिल हुए तथा वह एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो पार्टी में कुल कितने हाथ मिलाए गए ये आपको बताना है। तो देखो एक बार एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी कि इसके लिए आपको 2 तरीके की ट्रिक होती है। एक तो अगर 15 लोग शामिल हैं तो 1 से 14 तक की संख्या आप जोड़ दो। ठीक है, तो 1 से 14 तक जोड़ दोगे तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये है, जो कुल संख्या दी है उसको पहली संख्या से, जैसे 15 दिया है, इसको पहली संख्या से गुणा करना है 14 से। ठीक है, बराबर कितना हुआ? 210। ठीक है, और इसको फिर बटे 2 करना है तो 105। इस तरह से भी आंसर आ जाएगा और इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में यदि आपको 8 दिया, देखो 8 गुणा 7,
ठीक है। 56 हो गया, 56/2 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ट्रिक भी लगा सकते हैं और जोड़ने वाली ट्रिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से इसका आंसर निकाला जा सकता है। अगला देखो, टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है। तो टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है ये आपको इसमें बताना है। 600 मेगावाट की है, 1400 की है, या फिर 2400 की है, या फिर 1000 की है। तो ठीक है, आंसर क्या है इसका सही, 2400 मेगावाट की परियोजना है। पूर्व में देखो, इसका जो सिंचाई विभाग ने इसको बनाने का इसका योजना बनाई थी, कब बनाई थी 1972 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1988 में, 1989 में, ठीक है, 1988 में टीएसडी की स्थापना हुई और 1989 में टीएसडीसी को इसका कार्य सौंपा गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले ये 600 मेगावाट की परियोजना थी 1986 में। मिखाइल गेरवाचेव, ठीक है, जो तत्कालीन सोवियत रूस के राष्ट्रपति थे, उनके साथ समझौते के पश्चात इसको 2400 मेगावाट की कर दिया गया। ठीक है, तो इसके कुल अलग अलग इसमें जो चरण होने, पहले चरण में 1000 मेगावाट, दूसरे चरण में फिर 1000 मेगावाट, ठीक है, और तीसरा चरण जो 400 मेगावाट का, ये कोटेश्वर डैम जो कि टिहरी पर ही बन रहा है। ठीक है, ये कोटेश्वर बांध जो कि टिहरी में ही भागीरथी नदी पर 22 किलोमीटर नीचे इससे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये टोटल परियोजना कितने की है, 2400 मेगावाट की परियोजना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो राज्य के किस जिले में कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जाता है। तो कोटेश्वर बांध कहाँ हो जाएगा, टिहरी में ही है। ठीक है, भागीरथी नदी पर टिहरी में कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है। अगला देखो, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। ठीक है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022, इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है। इसमें देखो पहले स्थान पर फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड क्या है, पहले स्थान पर है। दक्षिणी सूडान क्या है, ये लास्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी सूडान क्या है, लास्ट है। और यदि भारत का रैंक पूछें तो भारत कहाँ पर है, 121वें स्थान पर। ठीक है, सतत विकास में कुल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 17 लक्ष्य। ठीक है, एजेंडा 2030 इसको नाम दिया गया, एजेंडा 2030। ठीक है, 2030 इसको नाम दिया गया, ये सब आपने ध्यान रखना। देखो एजेंडा 2030 इसको नाम दिया गया, कुल 17 लक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है, भारत की रैंक 121 में, पहले स्थान पर फिनलैंड और अंतिम स्थान पर कौन है, दक्षिणी सूडान है। अगला देखो, उत्तराखंड के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका का मुख्य स्रोत, प्रमुख स्रोत नहीं है। तो क्या नहीं है, देखो बागवानी, पर्यटन, कृषि या फिर पशुपालन। देखो पर्यटन नहीं है, क्योंकि पर्यटन हर जगह, माना आप किसी दूरस्थ गांव में रहते हैं तो वहाँ पर पर्यटन की तो कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, और पूछा भी यही गया, पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र, माना आप कोई सा भी गाँव ले लीजिए, तो वहाँ पर पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका जो पर्यटन है, पर्यटन कहाँ तक सीमित रहेगा, जहाँ पर कुछ मंदिर हों। जैसे गढ़वाल क्षेत्र यदि आप देखते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र में 4 धाम यात्रा के लिए लोग आते हैं, पर कहाँ तक, जहाँ मंदिर इत्यादि हैं। ठीक है, और हाईवे से आसपास के ही गांव हैं, इतने ज़्यादा जो पूरे ग्रामीण एरिया, वहाँ पर कोई भी पर्यटक नहीं जाता है। ठीक है, तो पूरी तरह जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर कोई पर्यटक नहीं जाता है। ऐसे यदि आप कुमाऊँ में देखते हैं तो कुमाऊँ में भी मुख्य जगहों पर ही पर्यटक ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई पर्यटक नहीं जाता, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के आय का मुख्य स्रोत पर्यटन नहीं होगा। ठीक है, बाकी बागवानी देखो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, बागवानी से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, फल इत्यादि हो जाते हैं। ठीक है, भले ही उनसे जीविका उतनी ज़्यादा ना हो, पर कुछ ना कुछ उससे आय जरूर हो जाती है। अगला देखो, कृषि तो मुख्य स्रोत है ही, और पशुपालन तो है ही, ये दोनों तो मुख्य हैं। ठीक है, बागवानी भी संबंधित है। ठीक है, अगला देखो, ये था मानव शरीर। ठीक है, ये 52 हो रखा है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, इसको क्या बोलते हैं हम, लीवर। ठीक है, तो लीवर क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, कौन सा यूरोपीय यात्री जहांगीर के दरबार में आया था। तो टॉमस रो आया था, पीटर मुंडी आया था, या एस्टर आया था, या फिर जॉब चारनाक। तो इसका सही आंसर है टॉमस रो। ठीक है, टॉमस रो जो कि जहांगीर के दरबार में आया था, कब आया था, लगभग 1615 के आसपास ही आया था। ठीक है, इससे पहले एक कैप्टन हॉकिंग्स भी आया था। ठीक है, उसके पश्चात टॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में। भारत में व्यापार करने की अनुमति चाहने के लिए ये दोनों भेजे गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो, पीटर मुंडी, एस्टर, देखो जो जॉब चारनाक है, इसके द्वारा कोलकाता की स्थापना की गई थी। ठीक है, कोलकाता नगर की इसके द्वारा स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। अब है राम, श्याम का भाई है। ठीक है, राम क्या है, श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है। ठीक है, राम और श्याम क्या हो जाएंगे तब, भाई। ठीक है, और महेश क्या है, राम का पिता है। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री। ठीक है, श्याम की पुत्री कौन है, प्रिया।
और जो जगत है वो प्रिया का भाई है, ठीक है। जगत क्या है, प्रिया का भाई है। तो ध्यान रखना है जगत का चाचा कौन है, तो ये आपको बताना है जगत का चाचा कौन है। तो जगत का चाचा कौन हो जाएगा, देखो राम, ठीक है। राम क्या है, श्याम का भाई है, और ये दोनों श्याम के पुत्र हैं, ये दोनों श्याम से रिलेटेड, ठीक है। तो और राम किसका भाई है, श्याम का भाई है। तो पिता का भाई क्या कहलाता है, चाचा कहलाता है, ठीक है। तो इसमें विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नांकित में कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, ये इसमें पूछा गया है। देखो कौन सी है, पंचाचूली। कितनी है इसकी हाइट, 6904 मीटर, ठीक है। 6904 मीटर इसकी हाइट है, और कहाँ पर पड़ती है, पिथौरागढ़ में पड़ती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी। तो किस स्थान पर सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर हुई थी, मुंबई में, ठीक है। कब हुई थी, देखो 1854 में, 1854 में ये स्थापित हुई थी। तो भारत की पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित हुई थी, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है पहले, तो आ भी सकता है आगे भी। अगला देखो, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राजपथ पर किस थीम के साथ उत्तराखंड की झांकी प्रस्तुत की गई थी। तो उत्तराखंड की जो इस बार झांकी थी किस थीम पर आधारित थी, मानस खंड की, ठीक है। 2022 नहीं है, 2023 है, ठीक है। 2023 में 2023 के अवसर पर किस थीम के साथ उत्तराखंड की झांकी प्रस्तुत की गई थी, मानस खंड के साथ, ठीक है। इसके अलावा देखो, केदारखंड ये हुई थी 2021 में। 2022 में कौन सी थी, 2022 में थी डोबरा चांटी, ठीक है, डोबरा चांटी पुल। और 2023 में क्या था, मानस खंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2023 में मानस खंड, इसमें कुमाऊं क्षेत्र की सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास किया गया था। जैसे कस्तूरी मृग भी था उसमें, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क, योग से रिलेटेड चीज़ें भी उसमें दिखाई गई थी, ठीक है। साथ ही छोलिया नृत्य भी उसमें दिखाया गया था, जागेश्वर धाम भी उसमें दिखाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो मानस खंड की थीम के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की थीम प्रस्तुत की गई थी, जिसे न्यायाधीशों द्वारा, ठीक है, न्यायाधीश जो वहाँ पर देखने वाले न्यायाधीश होते हैं ना, न्यायाधीश जो जज होते हैं वहाँ पर, जो थीम को सेलेक्ट करते हैं, उनके द्वारा पहला स्थान दिया गया, ठीक है। पहला स्थान उत्तराखंड की झांकी को दिया गया, यानी कि ये टॉप पर रही। अच्छी, सबसे अच्छी झांकी किसकी थी, उत्तराखंड की थी। लेकिन यदि आप देखें ऑनलाइन, ठीक है, दो तरीके से झांकी का इस बार चयन किया गया था। न्यायाधीशों के पैनल द्वारा उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान दिया गया था। लेकिन यदि ऑनलाइन आपको देखा जाए, ऑनलाइन किसको मिला था, ऑनलाइन में था गुजरात की झांकी को, ठीक है। जो ऑनलाइन प्रदर्शित हुई थी उसमें गुजरात की झांकी को पहला स्थान दिया गया था, ठीक है। और इसमें गुजरात के द्वारा कौन सी झांकी प्रस्तुत की गई थी, मोढेरा गांव, जो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है, मोढेरा गांव, ठीक है, उसको उसमें प्रदर्शित किया गया था। ध्यान रखिएगा, इतना डीप नहीं आता, लेकिन आपसे क्वेश्चन यही बनेगा कि किसको पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो उत्तराखंड की झांकी को ही पहला स्थान प्राप्त हुआ। यदि ऑनलाइन पूछेगा तो उसके लिए आपको देगा, ठीक है। तो जिसको ऑनलाइन सेलेक्ट किया गया उसके लिए ऑनलाइन प्रश्न आपसे ऑनलाइन तरीके से ही पूछा जाएगा कि ऑनलाइन किसको प्राप्त हुआ था, ठीक है। इस तरह से आपने समझना है। भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार, केवल और केवल संसद को, ठीक है। संसद ही इसके संबंध में कानून बना सकती है, पारित कर सकती है, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं कि भारत में कानून बनाने की शक्ति किसको है, केवल संसद को है, ठीक है। बाकी अन्य कोई कानून, मतलब संविधान संशोधन करने की शक्ति, ठीक है, किसको है, संसद को है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुलसारी मूर्ति अभिलेख किस कत्यूरी शासक से संबंध है, ठीक है। कुलसारी मूर्ति अभिलेख तो किससे संबंध है, जतपाल देव से, ठीक है, जतपाल देव से संबंध, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो, ललित सूर्यदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, देसठ देव का बालेश्वर ताम्रपत्र, और भूदेव का बागेश्वर शिलालेख है, ठीक है। तो इन तीनों के महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो ये ललित सूर्यदेव, इसका एक कंडारा ताम्रपत्र भी आता है, कंडारा और पांडुकेश्वर, ठीक है, इसके दोनों हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, तो किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न समझना पड़ता है। ये हो जाएगा भारत का मैप, ये भारत का मैप हो गया। इसमें देखो, कृष्णा महानदी कहाँ से निकलती है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है, नीचे जाती है। नर्मदा नदी देखो यहीं से निकली और यहाँ गिर गई। अब देखो, ताप्ती नदी भी यहीं आती है, ठीक है, ताप्ती नदी भी यहीं आती है। तो मतलब ये कहाँ से निकल रही है, ये तीनों दक्कन एरिया से निकल रहे हैं। लेकिन जो कृष्णा नदी है वो कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप से निकलती हुई, ठीक है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ इसका उद्गम हो रहा है, देखो कहाँ पर, महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर,
महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है जो कि पश्चिमी घाट में आता है, ठीक है। और यहाँ से ये बहते हुए कहाँ पहुँच जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखो महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरी, लेकिन नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। इनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। जो रामकृष्ण मिशन था किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, सत्यशोधक समाज, ठीक है। और ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। देखो किस वर्ष भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, 1956 में। कई सारे बच्चे यदि यहाँ पर ऑप्शन दिया देखो 1953, तो इसको कर दिया होगा, लेकिन वो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि देखो 1 अक्टूबर 1953 को भारत का केवल एक राज्य भाषाई आधार पर गठित होता है, ठीक है। वो कौन था, आंध्र प्रदेश। उसके पश्चात एक समिति बनती है, ठीक है। उस समिति के द्वारा रिपोर्ट कब पेश की जाती है, 1955 में, ठीक है। और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन होता है और 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो भाषाई आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, लेकिन भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना था, ठीक है। जो उस टाइम पर पोट्टी श्री रामुलु थे, उनके द्वारा अनशन किया गया था, ठीक है। उनकी अनशन के पश्चात मृत्यु हो गई, तो उस मृत्यु के दबाव में, ठीक है, उसके दबाव में आकर पहला राज्य गठित किया गया था 1953 में, ठीक है। तो देखो पौरव राजवंश से संबंधित ताम्रपत्र है, लगातार ये पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन सा ताम्रपत्र है इससे संबंधित, तालेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है। तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पौरव राजवंश से और इसमें इसकी राजधानी क्या बताई गई है, ब्रह्मपुर इसकी राजधानी बताई गई, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में हिमालयी प्रदेश की वनस्पति में कौन सम्मिलित नहीं है। हिमालयी प्रदेश मतलब जो पर्वतीय एरिया है, यहाँ पर कौन सी वनस्पति नहीं होती है, ठीक है। साइप्रस भी होती है, चीड़ भी होती है, स्प्रूस भी होती है, तो कौन सी नहीं है, सागौन। ये कहाँ होती है, तराई क्षेत्रों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तराई क्षेत्रों में सागौन वनस्पति पाई जाती है। निम्न में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो भारतीय नागरिकता किस आधार पर प्राप्त नहीं की जा सकती है, भारतीय बैंक में जमा धन से, ठीक है। ऐसा अगर कोई विदेशी है, उसके द्वारा भारत में खाता खोला गया, यहाँ पर उसने पैसा जमा कर रखा है, ठीक है, और वो बोले कि उसे भारतीय नागरिकता दी जाए, तो वो संभव नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय नागरिकता जन्म द्वारा प्राप्त की जाती है, देशीकरण द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है, और किसी भूभाग से के सम्मेलन से प्राप्त की जाती है, ये सारे इसमें, ठीक है। पंजीकरण द्वारा प्राप्त की जाएगी, ठीक है, पंजीकरण करा सकता है जो यहाँ पर जिसके माता पिता यहाँ पर रह रहे हो, ठीक है। इस तरह से देखो नागरिकता जब मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पर आपको बताऊंगा उसको पूरा डिटेल से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो मुख्यतः जो जन्म द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। नागरिकता में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है भाग 2, ठीक है, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11। तो 5 जो अनुच्छेद 5 है ये नागरिकता से संबंध है, ठीक है। पूरी तरह नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी, क्या होगा, ये सब 5 में है। 6 में देखो पाकिस्तान से भारत, 7 में भारत से पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह से प्रावधान किया गया है। 8 में जो विदेशों में रह रहे हैं उनके संबंध में। देखो निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब स्थापना की गई थी, 28 दिसंबर 1815। कहाँ पर इसकी स्थापना, सॉरी 1815 तो टिहरी की हुई थी, ठीक है। 28 दिसंबर ये हुई थी 1885, ठीक है। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, मुंबई में। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 1885 में ही हुआ था, ठीक है। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनके द्वारा 1885 के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बम्बई में स्थापना, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता, 28 दिसंबर 1885, डेट आपने ध्यान रखनी, ठीक है। और इसका विभाजन कब हुआ, 1907 में विभाजन हुआ। और जो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण देखो, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। अगला देखो, अगला प्रश्न है, अटल निर्मल नगर पुरस्कार में उत्तराखंड की कौन सी नगर पंचायत शीर्ष पर रही है। जैसे आपने देखा होगा स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, ऐसे ही उत्तराखंड सरकार द्वारा भी अटल निर्मल नगर पुरस्कार जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये 2022 के लिए जो जारी किया गया है, इसमें शीर्ष पर जो नगर पंचायत रही है वो है नंदप्रयाग, ठीक है।
नंदप्रयाग जो कि चमोली में आती है, ठीक है, ये नगर पंचायत शीर्ष पर रही है। यदि देखें सर्वश्रेष्ठ जो नगर पालिका परिषद थी कौन सी थी, मुनि की रेती, ठीक है, मुनि की रेती, ये सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका परिषद थी। और सर्वश्रेष्ठ नगर निगम कौन है, देहरादून, ठीक है, देहरादून क्या है, सर्वश्रेष्ठ नगर निगम है। तो ये तीनों आपने ध्यान रखने हैं, पूछा जाएगा और 100%, ठीक है। उत्तराखंड में मध्य हिमालय के दक्षिणी ढाल पर किस प्रकार की जलवायु मिलती है, इस तरह के क्वेश्चन लगातार यूकेपीएससी पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मध्य हिमालय के दक्षिण ढाल पर किस प्रकार की जलवायु मिलती है, उपोष्ण जलवायु, शीत शीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण या फिर पर्वतीय शीत शीतोष्ण, ठीक है। शीत शीतोष्ण कहो या फिर पर्वतीय शीत शीतोष्ण करो, ये दोनों एक ही प्रकार के हैं, ठीक है, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। उपोष्ण कहाँ मिलती है, तराई में। ये दोनों कहाँ मिलते हैं, मध्य हिमालय में, ठीक है, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय में भी दक्षिणी ढाल से ऊपर को, मतलब मध्य से लेकर ऊपर जो बृहद हिमालय उसके दक्षिणी ढाल तक किस प्रकार की शीत शीतोष्ण या पर्वतीय शीत शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती है। लेकिन मध्य हिमालय के दक्षिणी ढाल पर कौन सी जलवायु मिलती है, गर्म शीतोष्ण, ठीक है, गर्म शीतोष्ण। यानी कि जो शिवालिक का एरिया है, शिवालिक का ऊपरी हिस्सा और मध्य हिमालय का निचला हिस्सा। अब ऐसा तो है नहीं, देखो जलवायु ऐसा तो है नहीं कि हमने मध्य हिमालय यहाँ तक, मध्य हिमालय यहाँ से नीचे सीधा शिवालिक। देखो जलवायु थोड़ा बहुत जो ऊपर है थोड़ा बहुत नीचे इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कोई बाउंड्री तो है नहीं वहाँ पर फिक्स कि इससे ऊपर को ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। एक जो लगभग अनुमानित होता है, तो कुछ ऊपरी हिस्सा इसका शिवालिक हिमालय का और कुछ मध्य हिमालय का निचला हिस्सा, यहाँ पर कौन सी आएगी, गर्म शीतोष्ण, ठीक है। शीत शीतोष्ण ये मध्य हिमालय का ऊपरी हिस्सा हो जाएगा पूरा शीत शीतोष्ण, ठीक है। और नीचे शिवालिक और उससे नीचे का एरिया कौन सा हो जाएगा, उपोष्ण जलवायु, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अलकनंदा जलागम से संबंधित नदी नहीं है, तो कौन सी नदी अलकनंदा जलागम से संबंधित नहीं है, ये इसमें आपको बताना है। पूर्वी धौली गंगा नहीं है, या फिर पिंडर नहीं है, या फिर लक्ष्मण गंगा नहीं है, या फिर ऋषि गंगा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी धौली गंगा, ठीक है। पूर्वी धौली गंगा किससे संबंधित है, काली जलागम से, यानी कि काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। और कहाँ, पिथौरागढ़ में मिलेगी आपको, ठीक है। और यदि अलकनंदा से कोई धौली गंगा मिलती है तो वो कौन सी है, पश्चिमी धौली, ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा, जो कि कहाँ पर मिलती है, विष्णुप्रयाग में मिलती है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। विष्णुप्रयाग देखो, पांचों प्रयाग जो संबंधित है अलकनंदा से ही संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, निम्न में से कौन सी एक नदी पांचों प्रयाग से संबंधित है, तो पांचों प्रयागों में एक नदी जाती है, वो कौन सी है, अलकनंदा नदी, जो पंच प्रयाग में आते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रयाग भी हैं, छोटे छोटे प्रयाग, ठीक है, वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो मुख्य नदी गढ़वाल क्षेत्र की कौन सी है, अलकनंदा नदी है, काफ़ी ज़्यादा पानी ये लेकर आती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जलराशि इसमें होती है। और बद्रीनाथ धाम इसी के तट पर स्थित है, ठीक है, जोशीमठ इसी के तट पर स्थित है, जो श्रीनगर है वो भी इसी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, पंवार शासकों की राजधानी रहा श्रीनगर क्षेत्र किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। देखो अब इतिहास से रिलेटेड हो गया, लेकिन उसको जियोग्राफी में डाल दिया, ठीक है। तो कहाँ पर किसके किनारे स्थित है, ये भी अलकनंदा के किनारे ही स्थित है और अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। तो प्रश्न कैसे ही भी बन जाता है। तो प्रश्न इस तरह के प्रश्न देखो थोड़ा आसान होते हैं, मतलब इतने मुश्किल नहीं, थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ता है इनमें बस, ठीक है। अगला देखो, अगला है, राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति था, ठीक है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो क्योंकि फिर इस तरह से ऑप्शन इसमें गलत हो जाता, ठीक है। जो सबसे कम जनजाति है वो है टिहरी गढ़वाल 0.14%, ठीक है। और सर्वाधिक कहाँ है, यूएस नगर, और वहाँ पर कितने, लगभग 7% है। और टिहरी में कितने, 0.14%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये एसटी का हो गया। यदि एससी की चर्चा करें तो एससी का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है, बागेश्वर में 27.73% कहाँ है, बागेश्वर, ठीक है, एससी में। और सर्वाधिक कहाँ हो जाएगी अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत, सर्वाधिक बागेश्वर में और सबसे कम कहाँ है, देहरादून में, ठीक है, सबसे कम कहाँ है, देहरादून में, ध्यान रखिएगा, देहरादून में, ठीक है, 13% लगभग इस तरह से कुछ है। देखो अनुसूचित जाति का सबसे कम हो जाएगा देहरादून, सर्वाधिक हो जाएगा बागेश्वर। और अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक उधम सिंह नगर और सबसे कम टिहरी गढ़वाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर के लेवल का एक क्वेश्चन है। तो किसके आधार पर, देखो कोई भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाएगा तो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध बिल्कुल लगाया जाएगा, ठीक है। लोक व्यवस्था कोई भंग करेगा या फिर न्यायपालिका का अपमान करेगा, इन तीनों के आधार पर लगाया जा सकता है, लेकिन अवांछनीय आलोचना इसके आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक है।
अगला देखो, निम्नांकित में गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखो यमुना है, गंडक है, घाघरा भी है, ठीक है। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? चंबल नदी। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, चंबल यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। दून क्षेत्र में पृथ्वीपुर नगर की स्थापना किस पंवार शासक ने की थी? तो दून क्षेत्र में पृथ्वीपुर की स्थापना किसने की थी? ये थे देखो पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, ठीक है। पृथ्वीपति शाह के द्वारा की थी। सबसे पहले देखो महीपत शाह आए, ठीक है। महीपत शाह जो कि कुमाऊं अभियान में कुमाऊं युद्ध के दौरान मारे गए, ठीक है। कुमाऊं युद्ध में मारे गए। बनवारी, इनका जो सेनापति था बनवारी दास तंवर, वो भी मारा गया, ठीक है। इसके पश्चात महारानी कर्णावती, जो कि मतलब शासक कौन बनते हैं? पृथ्वीपति शाह, लेकिन महारानी कर्णावती के संरक्षण में रहते हैं, क्योंकि इनकी आयु तब क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है। कर्णावती के समय पर जैसे ही महीपत शाह की मृत्यु होती है तो शाहजहां गढ़वाल पर अधिकार करने के उद्देश्य से आक्रमण करता है, ठीक है। नवाजत खां के नेतृत्व में 1635 में कहाँ पर आक्रमण होता है? दून क्षेत्र में। लेकिन महारानी कर्णावती उन्हें हरा देती है, ठीक है, और कब्जा नहीं देती उनको। और उसके पश्चात पृथ्वीपति शाह जब 1640 में शासक बनते हैं, ठीक है, तो वहीं पर जो कुछ हिस्से मुगल सैनिकों द्वारा कब्जे में लिए गए थे उन क्षेत्रों को अपने पास ले लेते हैं। और उसके पश्चात देहरादून में पृथ्वीपुर नगर की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। तो यानी कि देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? पृथ्वीपुर भी है। किसके द्वारा स्थापना की गई है? पृथ्वीपति शाह के द्वारा, ठीक है। और पृथ्वीपति शाह जो कि 1640 से 1664 इस बीच शासक रहे थे, यानी कि शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। शाहजहां और औरंगजेब के एक समकालीन ये शासक रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आप लोग उसके लिए तैयार रहें। अगला देखो, अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला इसमें कथन है, यह गढ़वाल क्षेत्र का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा, इसे 2015 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। इसका विस्तार देहरादून, हरिद्वार एवं पौड़ी जनपद में, ये भी सही है, ठीक है। और इसका अधिकांश विस्तार पौड़ी जिले में है, ये गलत है। अधिकांश विस्तार कहाँ है? देहरादून में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 4 गलत, ठीक है। कथन केवल 4 गलत, सभी कथन सही है, केवल 3 कथन सही, कथन 3 सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, यानी कि कथन 1 ये गढ़वाल क्षेत्र का पहला राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये गलत है, ठीक है। और दूसरा, इसका अधिकांश विस्तार कहाँ होता है? देहरादून जिले में होता है, ठीक है। तो पौड़ी में इसका विस्तार नहीं होता है। इस प्रकार कथन 1 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, राजाजी नेशनल पार्क इसकी स्थापना कब हुई थी? 1883 में, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनके नाम के आधार पर, ठीक है, इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क, उनको राजाजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो उनके नाम के आधार पर ही इसको राजाजी नेशनल पार्क कहा गया है। 2015 में इसको बाघ परियोजना में 48वां टाइगर रिजर्व हुए भारत का, ठीक है। और साथ ही हाथी रिजर्व में भी शामिल इसको किया गया है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं, 33 हाथी रिजर्व हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, निम्नांकित में से किस राज्य में नेलांग घाटी स्थित है? तो नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के चमोली में, ठीक है। उत्तराखंड के चमोली में स्थित है नेलांग घाटी, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? तो हिमालय में जो पर्वतीय श्रेणियां, पर्वतों की श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों में जो रोहतांग दर्रा आता है वो किस में आता है? पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक है। ये काराकोरम श्रेणी आएगी सबसे पहले, उसके पश्चात जास्कर श्रेणी आती है, और तब तीसरे में कौन सी आती है? पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। तो इस श्रेणी पर कौन सा दर्रा स्थित है? रोहतांग दर्रा स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि सर्वाधिक विवादित इस टेस्ट का रहा था वो है, चंदावर का युद्ध किस के मध्य लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194, ठीक है। किस के मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य, ठीक है। देखो, इसका ऑप्शन ए सही है, मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद गौरी को ही मोहम्मद बिन साम कहा जाता है, ठीक है। आपने इनमें से कोई नहीं, ये गलत आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? मोहम्मद बिन साम, ठीक है। मोहम्मद बिन साम ही मोहम्मद गौरी है, एक ही नाम है दोनों, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 1175 में इसने गुजरात में आक्रमण किया था, ठीक है। 1191 और 1192, ठीक है। ये दोनों युद्ध तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीतता है, मोहम्मद गौरी बुरी तरह हारता है 1191 के युद्ध में, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देता है, मतलब उसको मारते मारते छोड़ देता है, मतलब उस पर रहम करते हुए छोड़ देता है, और उसको यहीं पर रहने की अनुमति भी देता है, उसको यहाँ से भगाता भी नहीं है। तो उसी का परिणाम होता है 1192 का युद्ध, जब पृथ्वीराज चौहान स्वयं हार जाता है, ठीक है। उसके पश्चात देखो, मोहम्मद गौरी जयचंद यानी कि मोहम्मद बिन साम और जयचंद के मध्य 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, और 1206 में मोहम्मद बिन साम की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और 1206 में एक गुलाम वंश की इसके द्वारा स्थापना की जाती है, किसके द्वारा?
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी था 1206 में? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो मूल अधिकार में कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ये क्या है? हमारा विधिक अधिकार है, ठीक है। ये मूल अधिकार नहीं, हमारा क्या है? विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार देखो, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ठीक है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, ठीक है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा, और 29 और 30 अल्पसंख्यकों के अधिकार, ठीक है, जिसको हम संस्कृति संरक्षण भी बोलते हैं। 29 और 30, और उसके अलावा 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो 31वां था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब निरसित करके अनुच्छेद 300 क में इसको डाल दिया गया, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, कुमाऊं में हरेला पर्व किस हिंदी मास में मनाया जाता है? तो किस हिंदी मास में हरेला पर्व मनाया जाता है? श्रावण मास की पहली तिथि, श्रावण मास की पहली तिथि को, यानी कि पहले गते को, श्रावण मास के पहले गते को हरेला मनाया जाता है, यानी कि श्रावण मास में ये मनाया जाएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में सम्मिलित नहीं है? यदि आप देखो पूर्वोत्तर देखते हैं इस तरह से, देखो उत्तराखंड का, यदि आप भारत का मैप देखते हैं, ये नेपाल का एरिया होगा, ठीक है, सिक्किम होगा, यहाँ से देखो ये जो एरिया आता है इस तरह से, ठीक है। तो इन राज्यों में आपको बताना है कौन कौन सम्मिलित नहीं है। देखो सिक्किम कहाँ है? यहाँ आता है, तो सिक्किम नहीं है, ठीक है, सिक्किम नहीं है। बाकी देखो, ये अरुणाचल प्रदेश आ गया, ये असम आ गया, नागालैंड आ गया, ठीक है, यहाँ मणिपुर आ जाएगा, और यहाँ देखो मेघालय आ गया, मिजोरम आ गया, और ये त्रिपुरा आ गया, ठीक है। तो ये 7 राज्य यहाँ हैं, लेकिन सिक्किम कहाँ है? सिक्किम नहीं है उनमें, ठीक है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। ये 7 राज्य आते हैं कहाँ? पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर की 7 बहनें भी इनको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनमें सिक्किम नहीं आता है, सिक्किम अलग राज्य है, ठीक है। लिखो अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शहर में कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन आयोजित हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में, ठीक है, हल्द्वानी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। देखो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। प्रमुख उद्देश्य क्या था? कुली बेगार प्रथा से मुक्ति पाना, ठीक है। कुमाऊं परिषद का उद्देश्य क्या था प्रमुख? कुली बेगार प्रथा से मुक्ति पाना। तो जैसे ही कुली बेगार प्रथा हुई 1921 में, उसके बाद कुमाऊं परिषद में उतनी खास कार्यवाही नहीं हुई। देखते हैं क्यों नहीं हुई। देखो सबसे पहला जो इसका अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा कब हुआ था? 1917। फिर हुआ था, देखो अल्मोड़ा से चलते हुए हल्द्वानी आए, कब आए? 1918 में। यहाँ से कहाँ चले गए? फिर कोटद्वार, ठीक है, कोटद्वार। कोटद्वार कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। फिर कोटद्वार से वापस कहाँ? काशीपुर। ये कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। फिर 1920 से 1923 में थोड़ा नेपाल बॉर्डर की ओर भी गए, कहाँ? टनकपुर, ठीक है। फिर वहाँ से वापस 1926 में जो लास्ट अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? 1926 में, कहाँ? गनियाधौली, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? रानीखेत के आसपास पड़ता है, ठीक है, गनियाधौली। 1926 में इसका अधिवेशन हुआ था। तो 6 अधिवेशन 1917, 18, 19, 20, 23 और 26 में हुए थे। अल्मोड़ा, हल्द्वानी, फिर कोटद्वार, काशीपुर, फिर टनकपुर और फिर गनियाधौली, ठीक है। इस तरह से इसके 6 अधिवेशन हुए थे, आपने ध्यान रखना है। और इसमें जो महत्वपूर्ण है अधिवेशन तीसरा, ठीक है, 1919 का अधिवेशन, इसको हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। और 1920 के अधिवेशन में कुली बेगार प्रथा का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें आपने गलत युग्म बताना है। लोकपाल जो कि चमोली में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बधानी ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। बधानी ताल कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा देखो देवरिया ताल भी रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ठीक है। दिव्य सरोवर हरिद्वार में, रूपकुंड कहाँ है? चमोली में। तो इस प्रकार इसका विकल्प बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बधानी ताल रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, शायद कई सारे बच्चों ने इसको अंडमान निकोबार किया होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? लद्दाख। क्योंकि 31 जनवरी 2019 से लद्दाख भी भारत का एक क्या बन चुका है? केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है। तो और लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? ठीक है, तो किसको कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारतीय मौलिक अधिकारों का रक्षक। अनुच्छेद 32 क्या है? मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है,
ठीक है। इसी के माध्यम से हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और 226 के माध्यम से हम कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है। जिसमें देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध लेख है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया। ठीक है। अगला, निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है। तो नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है, उत्तराखंड की मिलती है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की भी मिलती है, इसके अलावा देखो सिक्किम और बिहार। ठीक है। सिक्किम और बिहार 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं मिलती हैं। इस प्रकार इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है। एक बार आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखना, उस मैप में आप देखोगे तो नेपाल का जो कोना है ना, एक दक्षिण पूर्वी कोना, वो पश्चिम बंगाल से भी मिलता है। ठीक है। बिहार के जस्ट बगल में और सिक्किम के नीचे की ओर, तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल भी नेपाल से मिलता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। ठीक है। तो कई सारे बच्चों ने इसको पश्चिम बंगाल किया होगा, इसलिए मेरे द्वारा उसको विकल्प दिया गया था। अगला देखो, उत्तराखंड में थड़िया नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। तो थड़िया नृत्य कहाँ होता है, गढ़वाल क्षेत्र में होता है। ठीक है। थड़िया नृत्य जो कि गढ़वाल क्षेत्र में होता है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए। अगला देखो, महिपत शाह का कौन सा सेनापति कुमाऊं अभियान के दौरान मारा गया था। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। कौन सा सेनापति मारा गया था, बनवारी दास तुंवर। महिपत शाह जिसके 6 सेनापति थे। ठीक है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसके 6 सेनापति थे जो महत्वपूर्ण थे, जिनमें जो एक प्रमुख था वो था लोधी रिखोला। ठीक है। पहला तिब्बत अभियान इसने लोधी रिखोला के नेतृत्व में किया था। उसके अलावा इसने तराई अभियान भी लोधी रिखोला के नेतृत्व में किया था। ठीक है। फिर देखो, माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में इसने पश्चिम का अभियान किया था, यानी कि सिरमौर वाले क्षेत्र पर ही गया था। ठीक है। और बनवारी दास तुंवर के साथ कुमाऊं अभियान पर, लेकिन बनवारी दास तुंवर भी वहां पर मारा गया और महिपत शाह भी मारा गया। ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये हो गया देखो 100 प्रश्न। तो अगला प्रैक्टिस सेट प्रयास करूंगा कि जल्द ही आप लोगों को उपलब्ध कराऊं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण एक योगदान करता है आपके स्कोर बढ़ाने में। ठीक है। कई सारे प्रश्न आपको पता चलते हैं, प्रश्नों का स्तर पता चलता है, किस तरह से पूछा जा सकता है, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल भी जाते हैं इसके जरिए। ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा देख लिए होंगे। तो प्रैक्टिस देखो करते रहेगा। जो मेरे द्वारा पुराने अभी तक कुल 14 प्रैक्टिस सेट ग्रुप सी लेवल के प्लस 2 परीक्षावाणी, यानी कि 16 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए गए। ठीक है। तो 16 के 16 को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से करेंगे। दोबारा से करिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें करंट से लेकर सारी चीज़ें पूछी गई हैं, उसमें रीजनिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो फिर इसी तरह के प्रश्न आगे आपको देखने को मिलते हैं, तो इसी से रिलेटेड या फिर इसी प्रकृति के प्रश्न आपको मिलते हैं। ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत फिर नहीं आती है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।